डाइवोर्स एंड लव एपिसोड 46। लड़कियों को आकर्षित करने के तरीके। दिशा वहाँ से अपनी बेइज्जती करवाकर भाग चुकी थी और रोशनी अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी। लायरा को अब बोरियत महसूस होने लगी थी, इसीलिए वो अपना फ़ोन निकालती है और किसी को वीचैट पर मैसेज सेंड करती है। इस समय सिंह कॉरपोरेशन के कॉन्फ्रेंस रूम में कुणाल मीटिंग मेन सीट पर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे सामने से हंसने की आवाज़ आती है। जब कुणाल सामने देखता है तो उसे अवैध नज़र आता है, जो सेलफोन पर कुछ देखकर हंस रहा था। मिस्टर कुंद्रा, अगर आपको इतनी ही हंसी आ रही है तो आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आपका मनोरंजन करने के लिए समय नहीं है। कुणाल की भवें तन गई और उसने नाराज स्वर में अवैध से कहा। अवैध कुणाल को सीधे वीचैट स्क्रीन दिखाते हुए उससे कहता है, सीओ कुणाल, आप अपने परिवार को खर्च करने के लिए सिर्फ 2 लाख मंथली देते हैं। आप सच में बहुत ज़्यादा कंजूस हैं। आपके लोग रोशनी को कैसे जानते हैं? कुणाल वीचैट की स्क्रीन को देखते हुए कहता है, जिसमें लिखा था कि वो सीओ मिस्टर सिंह की वाइफ है। मिसेस सिंह नहीं, अब तो मुझे उसे मिसेस रोशनी कहना चाहिए। उसने पहले लायरा को स्टाइल किया था और लायरा उसे बहुत पसंद करती है। अवैध पहले रोशनी को मिसेस सिंह कहने वाला था, लेकिन फिर वो अपनी गलती सुधार कुणाल को बताता है कि लायरा रोशनी को कैसे जानती थी। फिर वो लायरा को वीचैट पर जवाब देते हुए खुद से ही बड़बड़ाता है, कुणाल सिंह, तुम सच में बहुत कंजूस हो। अक्छ। भले ही ये बात अवैध ने काफ़ी धीरे आवाज़ में कही थी, लेकिन कुणाल ने उसकी बात सुन ली थी, इसीलिए वो उसके पैर पर एक जोर की किक मारता है। मीटिंग ओवर, कुणाल इतना कहता है, फिर वो बिना पीछे देखे वहाँ से निकल जाता है। सभी लोग चले जाते हैं, पीटर भी कुणाल के पीछे चला जाता है। अब बस वहाँ पर अवैध ही रह गया था। जाओ और पता करो कि रोशनी ने अभी हाल ही में क्या क्या किया है। कुणाल पीटर को अपने पीछे आते देख उसे आर्डर देता है। पीटर 10 मिनट बाद दोबारा से कुणाल के पास आता है। वो कुणाल को बताने लगता है कि लेक्स ने कैसे सबसे रोशनी को काम देने के लिए मना कर दिया है। जब कुणाल पीटर की बात सुनता है तो उसका चेहरा काला हो जाता है। उसके पूरे शरीर से एक भयानक तरह की आभा निकल रही थी, जिससे कुछ पल के लिए तो पीटर भी डर गया था। जाओ और इस मामले को संभालो। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी को भी उसके आड़े आते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। कुणाल पीटर को ऑर्डर देते हुए उससे कहता है। पीटर के जाने के बाद अवैध भी कुणाल की परमिशन लिए उसके कैबिन में एंटर करता है। उसका चेहरा इस समय उपहास से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि तुम्हें उसकी बहुत ज़्यादा परवाह है। अवैध अंदर आते हुए कुणाल से कहता है। अवैध साइड में रखे एक चेयर पर बैठ जाता है और एक सिगरेट जलाते हुए कुणाल से कहने लगता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता है कि लड़कियों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कुणाल, जिसने अवैध के आने के बाद उसे एक बार देखा तक नहीं था, वो अचानक अपना सर ऊपर उठाकर अवैध को देखते हुए उससे पूछता है, क्या तुम इस बारे में जानते हो? ज़्यादा नहीं, पर तुमसे बेहतर जानता हूँ। अगर तुम मुझे संजय दे देते हो तो मैं तुम्हारा काम ये जरूर करूँगा। अवैध। कुणाल की बात सुन अवैध एक मुस्कान के साथ उससे कहता है, संजय, जिसे पीटर ने अभी अभी बुलाया था। जब अंदर आते समय वो अवैध की बात सुनता है तो वह तुरंत गुस्से से भर जाता है। इम्पॉसिबल, आप दिन में सपने देख रहे हैं, संजय खुद में ही बड़बड़ाता है। अवैध उसकी तरफ देखता है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। उसका पूरा चेहरा ठंडा पड़ गया था। एक बार फिर से कहना। अवैध पीटर की तरफ देख उससे कहता है, इसमें चाहे एक बार कहूँ या 100 बार, मेरा जवाब वही रहेगा। मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। संजय अपने आंसुओं को रोकते हुए गुस्से से अवैध से कहता है, क्या तुम अपनी पहचान भूल गए हो? तुमने भले ही अपना नाम बदल लिया है, पर तुम कभी भी अपनी असलियत से नहीं भाग सकते हो। ये कभी मत सोचना कि कुणाल तुम्हारे साथ है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। इतना कहने के साथ ही अवैध अपनी जगह से उठ जाता है और अपने साइड में रखे
एस्ट्रे को उठाकर संजय की तरफ फेंक देता है। एस्ट्रे को अपनी तरफ आते देख संजय तुरंत अपनी जगह से हट जाता है, जिससे एस्ट्रे जमीन पर गिर जाता है और बिखर जाता है। संजय अब अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता और उसकी आंखें बहने लगती हैं। मेरा कुंद्रा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मेरी सिर्फ एक माँ है और मेरे पिता का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। संजय अवैध को गुस्से से देखते हुए उसे कहता है। अवैध कुछ कहने ही वाला था कि कुणाल उसे टोकते हुए कहता है, यह सिंह कॉर्पोरेशन है, कुंद्रा परिवार का घर नहीं। मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक इस बददिमाग को मुझसे बचाते हो। अवैध ने गुस्से से सोफे पर लात मारी और कुणाल को देखते हुए अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल के साथ कहता। जब अवैध संजय के पास से निकलता है तो वह जानबूझकर संजय से टकराता है। संजय गुस्से से अपने हाथ को पकड़ लेता है। जिस हाथ से अवैध टकराया था, जा और पता करो कि राज का शेड्यूल क्या है। कुणाल संजय को ऑर्डर देते हुए कहता है, जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। संजय भी अपना सर हाँ में हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। कुणाल संजय अवैध के बीच के संबंधों के बारे में सोचता है और रोशनी के बारे में सोचने लगता है कि रोशनी लायरा के साथ जिसको अवैध सपोर्ट करता है, वो रोशनी के लिए थोड़ा परेशान था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। कुणाल जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसके सुंदर और गोरे हाथ की बोर्ड पर कुछ टाइप करने लगते हैं। गूगल ऐप खुलते ही आदित्य थोड़ी देर हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो टाइप करता है, लड़कियों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें। एपिसोड 47। क्या तुम मुझे भगवान के पास पहुंचाने की प्रैक्टिस कर रही हो? रोशनी अपने लिए ऐसी ड्रेस चुनती है जिसकी कीमत काफ़ी कम थी। अपने लिए और लायरा के लिए कपड़े चूझकर सभी को साइड में रखती है, तो वो देखती है कि ये कपड़े का पूरा ढेर बच चुका था। एक वर्कर आता है और उन कपड़ों की बिलिंग करने के लिए ले जाता है। कपड़ों की बिलिंग होने के बाद लायरा आगे आती है और उस सेल्स गर्ल से कहने लगती है, मैंने अब अपना मन बदल लिया है, अब मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए। लायरा ने ये सब उस सेल्स गर्ल को सबक सिखाने के लिए ही किया था। इस लग्जरी शॉप में अगर लायरा की जगह कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो कभी भी बिलिंग के बाद कपड़े वापस नहीं कर पाता। हालांकि लायरा इस शॉप की VIP मेंबर थी, इसलिए वो 10 दिनों के बाद भी कपड़े वापस कर सकती थी। लायरा की बात सुनने के बाद सेल्स पर्सन के हाव भाव बहुत अच्छे नहीं थे, पर फिर भी वो लायरा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। सेल्स गर्ल ने अपनी बात कहने के बाद लायरा रोशनी को अपने साथ सोफे पर बैठने के लिए खींच लेती है। सेल्स गर्ल के भद्दे हाव भाव देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। अब वो कभी भी फ्यूचर में तुम्हारी इंसल्ट नहीं करेगी। फ्यूचर में अगर कभी भी तुम्हें किसी लग्जरी शॉप में जाना होगा तो तुम सीधे मेरे पास आना, क्योंकि मेरे पास आधे से भी ज़्यादा लग्जरी शॉप के VIP कार्ड हैं। अगर तुम कपड़े नहीं खरीद पाओगी तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खरीदने के लिए तैयार हूँ। लायरा एक प्यारी मुस्कान के साथ रोशनी से कहती है, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही हो। रोशनी लायरा की बात को टालते हुए उससे कहती है, ऐसा नहीं था कि वो कपड़े नहीं खरीद सकती थी, बल्कि उसका मानना था कि ये अनावश्यक था। उसके घमंडी रवैये से तुम्हें गुस्सा नहीं आया? लायरा रोशनी को देख उससे सवाल करती है। बेशक मैं गुस्से में हूँ, पर मुझे तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है। लायरा रोशनी की बात सुन उससे कहती है, ऐसे लोगों से लड़ना खुद के समय की बर्बादी है। अगर आप उन लोगों से उलझती हैं तो इससे आपकी ही बदनामी होगी। रोशनी लायरा को समझाते हुए उससे कहती है। लायरा को भी रोशनी की बात समझ आ जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि रोशनी ने बिना कुछ किए ही दिशा को सबक सिखाया था। सच में वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी। क्या तुम अब मेरे लिए स्टाइल करोगी? लायरा थोड़ी चिंतित आवाज़ में उससे पूछती है, क्योंकि उसकी वजह से ही तो रोशनी को परेशानी उठानी पड़ी थी। ऐसे में उसे डर था कि अब रोशनी उसे स्टाइल नहीं करेगी। रोशनी लायरा के चेहरे को देखती है और वो समझ जाती है कि लायरा क्या सोच रही है, इसीलिए वो उससे कहती है,
चिंता मत करो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे भी मैं क्यों अपना बिजनेस खराब करूँगी। इतना कहने के साथ ही रोशनी अपनी ड्रेस लेती है जिसे लारा ने उसके लिए खरीदा था। फिर वो सीधे स्टूडियो की तरफ निकल जाती है। जैसे ही रोशनी स्टूडियो के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है, कोई बाहर निकलता है जो रोशनी को सीधे टक्कर मार देता है। उस टक्कर से रोशनी दूर जा गिरती है। जिसने रोशनी को टक्कर मारी थी वो भी गिर जाता है। रोशनी को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका पूरा शरीर बिखर गया हो। लिली जल्दी से अपनी जगह से उठती वो शर्मिंदा नजर आ रही थी। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। रोशनी की उठने में मदद करते हुए लिली उससे कहती है। वो एक छोटे बच्चे की तरह अपना सर नीचे कर लेती है। क्या तुम मुझे भगवान के पास पहुंचाने की प्रैक्टिस कर रही हो? रोशनी उठते हुए लिली को घूरकर उससे पूछती है और उस बैग्स को सामने ही रख देती है जिनमें उसकी ड्रेस थी। नहीं, वो मैं गलती से तुमसे टकरा गई। क्या तुम ठीक हो? लिली रोशनी से पूछती है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोशनी लिली से पूछती है। मेरे पास इन दिनों कोई काम नहीं था, इसीलिए मैं बस यहाँ देखने आई थी कि यहाँ क्या काम चल रहा है। लिली रोशनी की बात का जवाब देती है और पानी पीने के लिए पानी का गिलास उठाती ही है कि उसके हाथ से गिलास छूटकर जमीन पर गिर जाता है। क्या तुम एक छोटी बच्ची हो? रोशनी लिली को देख उससे कहती है। लिली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है तो वो बस लगातार सामने दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। रोशनी जब लिली की नज़रों का पीछा करती है तो उसे दरवाजे पर रॉक खड़ा हुआ दिखाई देता है। राज ने इस समय एक थ्री पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। राज अंदर आता है और सीधे लिली की तरफ जाकर उससे पूछता है, मैंने सुना है कि तुम मेरी फैन हो। लिली पागलपन के साथ अपना सर हाँ में हिलाने लगती है। उसे इस तरह की पागलों वाली हरकतें करते देख रोशनी अपना सर पीट लेती है। क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? मेरे पास आपका बहुत सारा ऑटोग्राफ है, लिली राज की बात पर कहती है। फिर वो आगे कहती है, क्या हम एक फ़ोटो ले सकते हैं? इतना कहने के बाद लिली शर्माते हुए अपना सर नीचे कर लेती है। क्यों नहीं? इतना कहने के बाद राज अपना फ़ोन निकालता है और सेल्फी लेने के लिए अपना हाथ लिली के कंधे पर रख देता है। सेल्फी लेने के बाद राज अपना वीचैट QR कार्ड निकालता है और लिली से कहता है, मुझे वीचैट पर जोड़ो, मैं तुम्हें ये सेल्फी उसी में भेज दूंगा। राज की बात सुनने के बाद लिली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। मेरे प्रिंस चार्मिंग वीचैट पर मुझे जोड़ना चाहते हैं और उन्होंने अभी अभी मेरे कंधे पर हाथ भी रखा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लिली मन ही मन में खुद से कहती है, लेकिन उसकी खुशी को उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है। उसे डर था कि उसने जल्दी नहीं की तो राज अपनी बात से मुकर जाएगा। वो जल्दी से राज को वीचैट पर जोड़ लेती है। लिली को फ़ोटो भेजने के बाद राज अपना फ़ोन वापस अपने जेब में रख लेता है। लिली ने आज अपना सपना पूरा कर लिया था, इसीलिए वो अपना फ़ोन पकड़े मूर्खता से मुस्कुराने लगती है। यहाँ क्या हो रहा है? जब उन दोनों के बीच की बात खत्म हो जाती है तो रोशनी राज से सवाल करती है, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तुम एक स्टाइलिस्ट हो तो मैं यहाँ पर अपना मेक ओवर के लिए आया हूँ होगा, ऐसा हो सकता है ना? राज तुरंत रोशनी के सवाल का जवाब देता है। क्या उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? रोशनी राज से फिर से सवाल करती है। लेक्स ने मुझे पहले स्टाइल किया था तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो मुझसे फिर जिद कर रहा था कि वो मुझे स्टाइल करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इसीलिए इस बार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राज सफाई से झूठ बोलते हुए रोशनी से कहता है, आप अब जा सकते हैं। रोशनी सख्ती से राज को मना करते हुए उससे कहती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि राज को यहाँ भेजने के पीछे कुणाल का हाथ नहीं था। राज एक चेयर खींचकर उस पर बैठते हुए सामने मेज पर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर फेंकता है कि वो जानता था कि
अब समय आ गया है कि उसके एक्टिंग स्किल्स को दिखाने का। ये एक कॉन्ट्रैक्ट आप एक बार इसे पढ़ सकती हैं, राज रोशनी से कहता है। एपिसोड 48। मेरा प्रिंस चार्मिंग कितना ज़्यादा हैंडसम और क्यूट है। तुम एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ सकती हो। राजवंशी परिवार साधारण नहीं है। हम अभी भी सिंह परिवार के कंट्रोल नहीं है कि हम उनके कहने पर कुछ करें। मैं बस लक्ष्य से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इससे तुम्हारे स्टूडियो को और लोग जानने लगेंगे। क्या ये एक अच्छा आइडिया नहीं है? राज अपना पैर दूसरे पैर पर रखते हुए किसी बिजनेसमैन की तरह रोशनी से कहता है। रोशनी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ने लगती है। जब वो उस पेपर को पढ़ती है तो वो खुद को खुश होने से नहीं रोक पाती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूं? रोशनी राज की तरह मुड़ उससे पूछती है। वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे 2 साल का था। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि पेमेंट एक बार में ही की जाएगी। उस पेमेंट की रकम पर पूरे 8 जीरो थे। रोशनी की बात सुनकर लिली अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाती है और रोशनी से उस पेपर को लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ने के बाद वो तुरंत कहती है, हम जरूर इस पर साइन करेंगे। लिली आत्मविश्वास के साथ कहती है, हम ऐसा करेंगे। रोशनी अपनी भौहें चढ़ाते हुए लिली से पूछती है। राज लिली को देखने लगता है। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी ये छोटी सी फैन गर्ल इतनी ज़्यादा प्यारी होगी। लिली रोशनी को अपनी तरफ करके उसके कान में कहती है, आज मैं आपके स्टूडियो से ऑफिशियली जुड़ जाऊंगी। क्या आपको वो स्टाइल याद नहीं है जो मैंने लायरा की करने में आपकी मदद की थी? साथ ही इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे और मेरे प्रिंस चार्मिंग ने कहा है तो वे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये सब उन्होंने मिस्टर सिंह के कहने पर कर रहे हैं। आप बस उन्हें 1 साल देकर देखें। 1 साल? रोशनी लिली से पूछती है। हाँ, 1 साल। आप उन्हें 1 साल देकर देखें। आपको जानना होगा कि उन्हें स्टाइल देकर आप न सिर्फ पैसे कमा सकती हैं बल्कि फ्यूचर में आपके स्टूडियो के लिए रास्ते भी खुल जाएंगे। आपके स्टूडियो के कुछ नियम होने चाहिए। सबसे लंबा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से अधिक सालों का नहीं हो सकता। लिली पूरी ईमानदारी से कहती है। वो पूरी तरह से सिर्फ रोशनी के बारे में सोचकर ये सब उसे कह रही थी। रोशनी कुछ कहना चाहती थी लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती लिली उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है, कोई किंतु परंतु नहीं। मेरे प्रिंस चार्मिंग सच बोल रहे हैं और अब आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे हैं। जब से उस लक्ष्य के साबुन ने सबको आपको काम देने के लिए मना कर दिया है तब से कोई भी आपके साथ काम नहीं करना चाहता है। ऐसे में आपको इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये आपके लिए आगे बढ़ने का अच्छा तरीका है। यह प्रतिष्ठा जमा करने का अच्छा तरीका है। लिली का यह वाक्य रोशनी के दिल की गहराई तक उतर गई थी क्योंकि उसने इस स्टूडियो की स्थापना की थी। वो चाहती थी कि ये स्टूडियो बड़ा और मजबूत बने, लेकिन ना तो उसके पास पैसा था और ना ही फैन। ये सब सोचकर रोशनी अपना सर हाँ में हिलाती है। मिस्टर राज, हम इस पर 2 साल के लिए साइन करने के लिए तैयार हैं। रोशनी राज को देख उससे कहती है। वो भूल गई थी कि लिली ने उससे कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इसीलिए उत्साह के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। रोशनी के साइन करने के बाद राज उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेता है। फिर वो रोशनी की तरफ देख उससे कहता है, इस संडे मैं एक इवेंट में जाने वाला हूँ, इसीलिए अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम मेरे एजेंट से बात कर सकती हो। कॉन्टैक्ट नंबर मेरी फैन गर्ल के वीचैट पर भेज दिया जाएगा, ठीक है मिस्टर राज? रोशनी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना सर हाँ में हिलाती है क्योंकि अब से राज उसका एक कस्टमर था जिसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। राज यहाँ पर जिस मोटिव से आया था वो पूरा हो चुका था, इसीलिए अब वो जाने का फैसला करता है। राज अपना लिमिटेड एडिशन सनग्लासेस लगाकर बाहर की तरफ जाने लगता है। लिली भी उसके पीछे पीछे जाती है उसे छोड़ने के लिए। राज के जाने के बाद फिर लिली काफ़ी देर तक अपने होश में नहीं आती। वो बस वैसे ही खड़े होकर राज के बारे में सोच रही थी।
मेरा प्रिंस चार्मिंग कितना ज़्यादा हैंडसम और क्यूट है। अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। लिली खुद में खुश होते हुए कहती है। रोशनी लिली की तरह अच्छे मूड में नहीं थी। राज के जाते ही उसकी मुस्कान तुरंत ही गायब हो जाती है। अब रोशनी सोच रही थी कि राज का मोटिव क्या था। अभी रोशनी सोच ही रही थी कि अचानक लिली का चेहरा उसके सामने आ जाता है। रोशनी थोड़ी डर जाती है उसे देखकर। मैं तुम्हारे साथ अब काम करने के लिए तैयार हूँ, लिली रोशनी से कहती है। जब रोशनी ने इस स्टूडियो को स्टार्ट करने का सोचा था तब उसने लिली से पूछा था कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहती है, लेकिन लिली ने उस समय किसी वजह से मना कर दिया था। रोशनी लिली की बात सुन उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगती है, क्योंकि वो समझ पा रही थी कि आखिर लिली यहाँ पर क्यों काम करना चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, चिंता मत करो, मुझे किसी सैलरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट करने के लिए मैं आपको पेमेंट कर सकती हूँ। बस मुझे राज का मेक ओवर करने दो। लिली एक सांस में ही अपने मन की बात रोशनी से कह देती है। रोशनी को लिली के काम पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे सिर्फ इस बात का दुख था कि उसकी दोस्त के दिमाग में सिर्फ गुस्सा भरा था जो वो उस खड़ूस के पीछे इतनी पागल थी। रोशनी की नज़र में किसी सेलिब्रिटी से प्यार में पड़ना दिमाग से पैदल लोगों की निशानी थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक फेमस सेलिब्रिटी कभी भी किसी के प्यार की परवाह नहीं करेगा। तुम क्या चाहती हो? रोशनी लिली को देख उससे सवाल करती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उसे पसंद करती हूँ। क्या तुम ये नहीं जानती हो? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से मेरे प्रिंस चार्मिंग के करीब आ पाऊंगी। मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लिली अपनी पलकें मायूसियत से झपकाते हुए रोशनी से कहती है। एक फैन का माइंडसेट दूसरों से काफ़ी अलग होता है, वे कभी भी बदले में कुछ नहीं मांगते हैं। रोशनी का भी पहले ऐसा ही माइंडसेट था, वो सिर्फ दूसरों को देना जानती थी। स्टूडियो में तुम्हारा वेलकम है, लेकिन एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि आपको मेरी हर बात माननी होगी। जब भी तुम अपने प्रिंस चार्मिंग को देखोगी तो प्लीज़ बस पागलों वाली हरकतें मत करना। रोशनी ने अपना हाथ लिली की तरफ बढ़ाया और विनती भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। लिली हल्के से खांसती है और रोशनी का हाथ पकड़ लेती है। बॉस, आप बेफिक्र रहें, मैं इन 2 सालों में कड़ी मेहनत करूंगी और एक भी दिन आपको निराश नहीं होने दूंगी। रोशनी ने लिली के मुंह को बंद करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। लिली को सिर्फ कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत थी और किसी चीज़ की नहीं। क्या तुम मेरे प्रिंस चार्मिंग को स्टाइल नहीं करना चाहती हो? क्या ये सब मिस्टर सिंह की वजह से है? रोशनी के हाथ हटाते ही लिली रोशनी से सवाल करती है, क्योंकि रोशनी उसे उतनी खुश नज़र नहीं आ रही थी जितनी कि उसे नज़र आना चाहिए। रोशनी अपना सर हिलाती है, क्योंकि उसे अब भी शक था कि यह सब कुणाल की ही चाल है जो राज को यहाँ पर भेजा है। एपिसोड 49। तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी पहचान बनानी है तो तुम्हें इन छोटी मोटी बातों की परवाह करना छोड़ना होगा। मेरा प्रिंस चार्मिंग एक फेमस सेलिब्रिटी है, ऐसे में उनका एक स्टाइलिस्ट के रूप में आपके पीछे आना एक नॉर्मल बात है। इसके अलावा सिंह परिवार का बहुत से लोगों से कनेक्शन है, ऐसे में उनके परिवार के लोगों का आपके सामने आना सिर्फ एक नॉर्मल बात है। लिली अपनी स्पष्ट आवाज़ में उससे कहती है। तुम ठीक कह रही हो, मुझे अब उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इतना कहने के साथ ही रोशनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रोशनी को राज के एजेंट से पता चला था कि राज एक हाई एंड मोबाइल फ़ोन एंडोर्समेंट इवेंट में जाने वाला था। जब रोशनी ने राज का स्टाइल किया तो उसे उन ब्रांडों में से एक आइटम चुनना था जिसका राज ने पहले सपोर्ट किया था। रोशनी ने राज के सभी एडवर्टाइजमेंट के जानने के बाद उसके लिए एक लग्जरी ब्रांड से इतालवी ब्रांडेड सूट और एक लंबी बाजू वाली सफ़ेद शर्ट डिसाइड की, जिसमें टाई शामिल नहीं थी। रोशनी राज के शर्ट के कॉलर बटन को ओपन ही रखना
चाहती थी जिससे उसकी कॉलर बोन को साफ देखा जा सकता था। जब लिली की नज़र राज के ऊपर पड़ती है तो वो तो अपने होशी खो बैठती है। वो रोशनी के सामने घुटने टेकना चाहती थी। वो जानती थी कि राज पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर और चार्मिंग था, लेकिन आज रोशनी ने राज को जिस तरह से स्टाइल दिया था उसे देखकर कोई भी बेहोश हो सकता था। साथ ही जब वो रोशनी को राज को एक जर्मनी ब्रांड का ब्रोच देते हुए देखती है तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से रोशनी से सवाल करती है। रोशनी, मान लो कि तुम भी क्लोवर सपोर्ट ग्रुप की मेंबर हो। लिली उत्साह के साथ रोशनी को गले लगा लेती है। वो राज को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है। रोशनी लिली से अलग होते हुए उससे कहती है, बकवास मत करो, मुझे फेमस सेलिब्रिटी का पीछा करने की आदत नहीं है। राज समझ गया था कि रोशनी के कहने का क्या मतलब था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आज वो जिस पोजीशन पर है वहाँ तक उसके लिए पहुँचना आसान नहीं था। वो यहाँ तक सिर्फ अपने फैंस के कारण ही पहुँच पाया था। राज के फैंस खुद को क्लोवर कहते